में जो भी फसल लगाएगा उस फसल का नीचे का हिस्सा सिर्फ मेरा होगा, ऊपर का हिस्सा वो भी मेरा होगा, और जो बीच का हिस्सा बचेगा ना, सिर्फ वो तेरा होगा। बोल, है मंजूर? गांव में रघुनाथ नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही लालची था। किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने शर्त रखकर उनका हक मार लेता था। एक किसान भी ना दिन रात खटते रहते हैं और बदले में मिलता क्या है? कर्ज और मेरा एहसान। सही कहा मालिक, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। रघुनाथ का खेल सीधा था। गरीब किसान को कर्ज दो, ब्याज बढ़ाते रहो और फिर जमीन अपने नाम कर लो। एक दिन एक थका हुआ किसान मंगला सेठ के दरवाजे पर पहुंचा। सेठ जी, मुझे जमीन ठेके पर चाहिए। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। ठीक है, जमीन मिल जाएगी, लेकिन शर्तें मेरी होंगी। 6 महीने मेहनत करेगा और फसल आधी मेरी आधी तेरी। मंगला के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने हाँ कर दी। दिन रात धूप बारिश मंगला ने अपनी जान लगा दी। हे भगवान, बस इस बार अच्छी फसल हो जाए। और आखिरकार खेतों में सोना उगाया, गेहूं लहलहाने लगा। सेठ जी, मंगला की फसल तैयार हो गई। चलो, अब असली कमाई का वक्त आया। अरे मंगला, फसल तो बढ़िया है। जी सेठ जी, बहुत मेहनत की है। मेहनत? ये सब मेरी जमीन का कमाल है। और फिर सेठ ने अपनी चाल चली, आधी से ज्यादा अनाज उठा लिया और बेचारे मंगला के लिए बस 2-3 बोरी छोड़ी। भगवान, कब तक दूसरों के लिए मेहनत करता रहूंगा? मंगला जैसे कई किसान हर साल उसी जाल में फंसते जा रहे थे। कुछ महीनों बाद मंगला का बेटा आरव शहर से पढ़ाई करके वापस आया। बेटा, हमारी जिंदगी उस रघुनाथ सेठ ने छीन ली है। उसने कर्ज नाम का ऐसा जहर हमारे गांव में घोला है कि हम न जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं। मेहनत हम करते हैं और हमारी फसल वो धोखे से हड़प लेता है। हम तो बस उसके गुलाम बनकर रह गए हैं। नहीं पिताजी, अब बहुत हो गया। मैंने शहर में फाइनेंस और कानून की पढ़ाई इसलिए नहीं की है कि मैं अपने बाप को ऐसे घुट घुट कर मरते देखूं। इस लालची सेठ को तो उसी के खेल में मात दूंगा। इसका ब्याज और इसका अहंकार दोनों मिट्टी में मिला दूंगा। अरे ओ पढ़े लिखे बाबू, तू शहर से क्या लौट आया? खुद को बड़ा इन्वेस्टर समझने लगा। तेरे बाप से तो कर्ज चुकाया नहीं गया, तू क्या खेती करेगा? पिताजी की जगह मैं खेती करूंगा सेठ जी। मुझे आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। लड़के, हमारी शर्तें बहुत सख्त होती है। हमारी जमीन पर काम करेगा तो जो भी फसल उगेगी उसका ऊपर का हिस्सा सेठ जी का होगा और नीचे का हिस्सा तेरा। बोल, है मंजूर? ये बेवकूफ गेहूं ही लगाएगा। गेहूं ऊपर उगता है तो सारी फसल मेरी होगी और इसके हिस्से सिर्फ जड़ें आएंगी। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। ऊपर का हिस्सा आपका, नीचे का हिस्सा मेरा। पर याद रहे, मुकरना मत। जमींदार से जमीन लेकर उसने पूरे 6 महीने तक दिन रात मेहनत की। हर सुबह उम्मीद के साथ खेत में उतरता और हर शाम थककर भी सपनों को जिंदा रखता। मेहनत रंग लाई और फसल बिल्कुल वैसी ही उगी जैसी उसने कल्पना की थी। वाह आरव बाबू, फसल तो बड़ी हरी भरी लग रही है। चल, शर्त के हिसाब से ऊपर का सारा हिस्सा मेरा है। कटवाकर मेरी हवेली भिजवा दे। जरूर सेठ जी, शर्त तो शर्त है। अरे ये क्या है? गेहूं कहाँ है? ये तो गाजर है। बिल्कुल चमन, तुमने ही तो कहा था ऊपर का हिस्सा सेठ जी का और नीचे का मेरा। गाजर जमीन के नीचे उगती है तो ये मेरी हुई, और ऊपर जो ये गाजर के हरे पत्ते और घास फूस है वो सेठ जी का प्रॉफिट है। ले जाइए अपना प्रॉफिट। आरव की इस होशियारी ने सेठ के गुरूर पर करारी चोट की थी। पूरे गांव में पहली बार किसी ने रघुनाथ सेठ की आंखों में धूल झोंककर उसे बेवकूफ बनाया था। गाजर आरव के घर गई और घास फूस सेठ की हवेली। 2 कौड़ी के किसान के बच्चे ने मुझे धोखा दिया। मेरी ही जमीन पर मुझे घास पकड़ा दी। मैं उसे जिंदा जला दूंगा। शांत हो जाइए सेठ जी, असली फाइनेंस का खेल तो अब शुरू होगा। गाजर ले जाने से वो हमारा कर्जदार होने से नहीं बच सकता। आरव बाबू, तुमने सिर्फ एक बाजी जीती है, पर तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे बाप ने 10 साल पहले इस हवेली के कागजात मेरे पास गिरवी रखे थे और अब इस पर इतना कंपाउंड इंटरेस्ट लग चुका है कि कल सुबह होते ही मैं उसके घर पर कब्जा कर लूंगा। सुबह होते ही खतरा दरवाजे पर आ खड़ा हुआ।
रघुनाथ सेठ वक्त से पहले अपनी चाल चल चुका था। खुशियां मनाना बंद करो भिखारियों। आरव, तूने फसल बचा ली, पर अब तेरा घर मेरा है। कल सूरज ढलने से पहले अगर मुझे मेरे 5 लाख रुपए ब्याज समेत नहीं मिले तो मैं तुम दोनों को इसी घर में जिंदा दफना दूंगा। अजर की जीत की खुशी अभी घर की चौखट तक ही पहुंची थी कि रघुनाथ सेठ ने एक ऐसा तीर चला जिसने मंगला के पूरे परिवार को घुटनों पर ला दिया। 10 साल पहले लिया गया 50,000 का कर्ज जो अब 5 लाख का ऐसा पहाड़ बन चुका था जिसके नीचे दबकर पूरा परिवार खत्म होने वाला था। मैंने तो अपनी जिंदगी भर की कमाई उस सेठ के खेतों में बहा दी बेटा। तुम्हारी माँ की बीमारी के लिए 50,000 ही तो लिए थे। हर साल अपनी खून पसीने की आधी फसल उसे देता रहा, अपना पेट काट कर उसका गोदाम भरता रहा। फिर ये 5 लाख कैसे बन गया? हम तो जीते जी मर गया। पिताजी को कैसे समझाऊं कि सेठ ने उस कागज पर ऐसा फंदा बुना था जो हम सोते थे तब भी कसता रहता था। मूल रकम तो वही थी, लेकिन हर महीने ब्याज पर जो ब्याज लग रहा था वो हमारी सारी मेहनत को दीमक की तरह खा रहा था। पिताजी, रोने से सेठ का कर्ज कम नहीं होगा। उसने हमारा घर छीनने की धमकी दी है, लेकिन घर अभी उसके नाम नहीं हुआ है। जब सामने वाला हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहा हो तो हमें अपने दिमाग को सबसे ज्यादा ठंडा रखना पड़ता है। मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं आज ही उस सेठ से बात करूंगा। बाकी धूप। आरव घर से बाहर निकलता है। बरगद के पेड़ के नीचे गोपी, रमेश, मास्टर देव और सरपंच रामदास उदास बैठे हैं। सुना है सेठ पुलिस लाया था रात को। हाँ गोपी काका, पिताजी का 10 साल पुराना हिसाब निकाला है। वो हिसाब नहीं, मौत का कुआं है आरव। एक बार फसल खराब हो तो सेठ से और पैसे लो। पिछला चुकाओ तो नया बोझ सिर पर आ जाता है। हम खटते मर जाते हैं और वो हवेली में मोटा हो रहा है। क्योंकि हम सब अलग अलग डरे हुए हैं काका। मतलब? वो हमारी मजबूरी से अपनी तिजोरी भर रहा है। सरपंच जी, मुझे एक बड़ी बाजी खेलनी होगी, और वो भी सेठ की ही जमीन पर। तू पागल हो गया है? वो जालिम इंसान तुझे खेत के पास भी नहीं फटकने देगा। वो खुद बुला कर देगा। लालची इंसान को जब अपना फायदा दिखता है तो उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं। आइए आरव बाबू, घर की चाबियां लाए हो या कोई और गाजर मूली लानी है? शाम तक 5 लाख नहीं मिले तो घर खाली करवा लूंगा। बोल, लाया है पैसे? 5 लाख एक रात में पैदा नहीं होते सेठ जी। घर खाली कर। घर हथिया कर बेच भी देंगे तो कितने पैसे मिलेंगे आपको? सेठ चुप हो जाता है। सीधा सीधा आपका घाटा है, आधा पैसा भी नहीं मिलेगा। तो तू क्या चाहता है? 6 महीने का वक्त और आपकी 10 बीघा जमीन एक आखिरी बार ठेके पर दे दीजिए। सेठ जी, इस धोखेबाज की बातों में मत आना। दिन रात एक कर दूंगा सेठ जी। इस बार की पैदावार से आपका पूरा 5 लाख उतर जाएगा। आपको भी घाटा नहीं और मुझे भी घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। बात तो सही है, घर बेचने से घाटा ही है। अगर इसे मौका दूं तो मेरा 5 लाख खरा हो जाएगा। ठीक है आरव, 6 महीने का वक्त दिया, लेकिन क्या शर्त है? इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तेरा। गई भैंस पानी में, अब उगा गाजर। सारी गाजर सेठ जी की और तेरे पास सिर्फ पत्ते बचेंगे। मुझे मंजूर है। नीचे का हिस्सा आपका, ऊपर का मेरा। आरव मुड़कर निकल जाता है। सेठ और चमन जीत की मुस्कान देते हैं। एक गलत फैसला और सब कुछ खत्म। पर आरव ने बहुत सोच समझकर अपना दाव चला। उसने खरीदे गेहूं के बीज। आरव गहरी रात में खेत जोत रहा है। चारों तरफ सन्नाटा है, सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही है। उसके हाथों में छाले पड़ चुके हैं, फिर भी वो बिना रुके काम कर रहा है। धीरे धीरे उसकी मेहनत बढ़ती जाती है। उसके माथे पर पसीना चमक रहा है, जो ठंडी रात में भी उसकी लगन को दिखाता है। थका हुआ आरव एक पल के लिए रुकता है। 6 महीने बाद सेठ के हिस्से में सिर्फ सूखी जड़ें आएंगी। उसका सारा लालच उसी मिट्टी में दफन हो जाएगा। महीने बीतते हैं। खेत का रंग हरा से सुनहरा हो जाता है। हवा में गेहूं झूम रहा है। सेठ को लगता है मैं फिर गाजर लगाऊंगा, पर गेहूं हवा में लहराता है और जड़ें जमीन के नीचे होती हैं। फसल कटने में 2 दिन बाकी। शाम का वक्त। चमन छुपते छुपाते खेत में आता है। जरा देखूं, इस बेवकूफ ने कैसी गाजर उगाई है। अरे बाप रे, ये गाजर नहीं है, ये तो गेहूं है।
चमन उल्टे पांव हवेली की तरफ भागता है। हफ्ता हुआ जमींदार के कमरे में पहुंचता है। सेठ जी, लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? गाजर कैसी है? सेठ जी, गाजर नहीं है, उसने गेहूं बोया है। गेहूं ऊपर होता है, ऊपर का हिस्सा उसका है, और हमारा हिस्सा? हमारे हिस्से में सिर्फ मिट्टी और सूखी जड़ें हैं। बकवास बंद कर। कल वो फसल बाजार में बेचेगा, 5 लाख आपके मुंह पर मारेगा, हमारा हाथ खाली रह जाएगा सेठ जी। नहीं, 1-2 कौड़ी का किसान मुझे नहीं हरा सकता। पर अब क्या करें? अगर मेरी थाली में अनाज नहीं आएगा तो मैं उसकी थाली ही तोड़ दूंगा। हरिया, आज रात आरव के खेत पर किसी की नजर नहीं है। हुक्म कीजिए सेठ जी। कल सुबह होने से पहले मुझे वहां सिर्फ राख चाहिए। आग? उसकी पूरी मेहनत जलकर खाक हो जानी चाहिए। न फसल बचेगी, न कर्ज चुकेगा, और परसों उसका घर मेरा होगा। आरव को लगा था उसने सेठ के लालच को हरा दिया है, लेकिन वो भूल गया जब हार सामने हो तो लालची इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। रात के इस भयानक सन्नाटे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, तबाही की आवाज। आग की लपटें आसमान छू रही थीं। रघुनाथ सेठ के गुंडे हरिया को लगा कि उसने आरव की महीनों की मेहनत, उसके खून पसीने और उसके पूरे निवेश को आज राख का ढेर बना दिया है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस लड़के ने अपनी समझदारी से बंजर जमीन से भी सोना निकाल लिया हो, वो अपनी फसल को यूं ही धुएं में नहीं उड़ने देगा। रो, और जोर से रो आरव बाबू। क्या सोच रहा था तू कि तू शहर से 2 अक्षर पढ़कर आएगा और हमारे सेठ जी को मात दे देगा? बड़ा गुरूर था ना तुम्हें अपनी किताबों और अपनी अकल पर। सेठ जी ने कहा था ना, जो रघुनाथ सेठ से टकराएगा वो इसी तरह घुट घुट के जलकर खाक हो जाएगा। देख, अपनी आंखों से देख अपनी फसल को जलते हुए। और जा, कल सुबह तैयार रहना अपने बूढ़े बाप को इसी सड़क पर धक्के खाते हुए देखने के लिए। बेवकूफ। इंसान की सबसे बड़ी खूबी यही है हरिया कि वो अपनी बेवकूफ़ी कभी छुपा नहीं पाता। सेठ जी से जाकर कह देना कि उन्होंने जिस खेत में इतनी मेहनत से और इतना कीमती तेल छिड़क कर आग लगाई है ना, उसमें मेरी कोई फसल थी ही नहीं। उसमें सिर्फ सूखी घास, फूस और खराब पत्तियां थीं। ये असली गेहूं की फसल तो कल शाम ही मास्टर देव के गोदाम में सुरक्षित पहुंच चुकी है। तुमने तो सिर्फ मेरा खेत साफ करने में मेरी मदद की है हरिया, उसके लिए शुक्रिया। क्या? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तू झूठ बोल रहा है मुझे डराने के लिए। मैं अभी सेठ जी को जाकर सब बताता हूं। भाग कर कहा जाएगा पापी। आरव ने हमें पहले ही बता दिया था कि वो रघुनाथ सेठ मार्केट का भाव गिराने के लिए कोई नीच हरकत जरूर करेगा, पर तू चंद रुपयों के लिए इतना गिर जाएगा ये नहीं सोचा था। आज तू रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसे पकड़ो और बांध लो इसे इसी बरगद के पेड़ से। सुबह पुलिस के हवाले करेंगे इसे। कब तक सहेंगे हम ये सब? ये सेठ हमें चैन से जीने नहीं देगा। कल रात इसने आरव का खेत जलाने की कोशिश की। कल को अगर इसका मन किया तो ये हमारे घरों में सोते हुए बच्चों को आग लगा देगा। इसका तो ब्याज ही कभी खत्म नहीं होता। हम सब इसके बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं। कुछ फैसला कीजिए सरपंच जी। ओए गोपी, अपनी ये सड़ी हुई जुबान संभाल कर बात कर, वरना ये जुबान और तेरी वो 2 बीघा जमीन दोनों खींच लूंगा। मैंने किसी का खेत नहीं जलाया है। वो हरिया मेरा आदमी नहीं है। मैंने उसे चोरी के इल्जाम में हफ्ते भर पहले ही काम से निकाल दिया था। और सरपंच जी, बात इस आग की नहीं है, बात मेरे उन 5 लाख रुपयों के कर्ज की है। आज शाम ढलने तक मेरे पैसे मेरे हाथ में नहीं मिले ना तो आरव के बाप मंगला का घर मेरा होगा। यही एग्रीमेंट था। सेठ जी, भगवान के लिए हम पर रहम कीजिए। हम गरीब लोग बेघर होकर कहाँ जाएंगे? मेरे बेटे को बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए, वो आपका एक एक पैसा चुका देगा। आप किसी के सामने हाथ मत जोड़िए, हमने कोई चोरी नहीं की है। कर्ज मैं चुकाऊंगा सेठ जी। मेरी फसल बच गई है और बाजार में ऊंचे दाम पर बिकने को तैयार है। लेकिन मेरी एक आखिरी शर्त है, मुझे एक बार फिर आपकी वो बड़ी वाली ज़मीन खेती के लिए चाहिए।
इस बार की फसल से आपका पाई पाई का हिसाब चुकता होगा और हमारा खाता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्या बेवकूफी है ये। अरे सेठ जी, ये लड़का अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। किस्मत से आग से बच गया तो खुद को सिकंदर समझने लगा है। इस बार इसे ऐसी शर्त दीजिए सेठ जी कि ये जिंदगी भर इस जमीन से उठ ही ना पाए, गिड़गिड़ाए हमारे पैरों में। सुन लड़के, तू खुद को बहुत बड़ा होशियार इन्वेस्टर समझता है ना, बहुत ज्ञान है ना तुझे किताबों का। तो सुन, इस बार नियम मेरे होंगे। इस बार तू उस खेत में जो भी फसल लगाएगा, उस फसल का नीचे का हिस्सा सिर्फ मेरा होगा। और सुन ले ध्यान से, ऊपर का हिस्सा वो भी मेरा होगा, और जो बीच का हिस्सा बचेगा ना, सिर्फ वो तेरा होगा। बोल, है मंजूर या अभी दे दूं तेरे घर को ताला? अरे बाप रे, ये कैसा इंसाफ है? ऊपर का भी सेठ का और नीचे का भी सेठ का। तो इस बेचारे आरव के पास बचेगा क्या? सिर्फ हवा। ये तो सरासर लूट है सरपंच जी। ये लड़का तो जिंदा बर्बाद हो जाए। ये शर्त बिल्कुल मंजूर है सेठ जी। ऊपर का हिस्सा आपका, नीचे का आपका और बीच का मेरा। मुनीम जी जाइए, कागज तैयार करवा लीजिए। मैं अंगूठा नहीं, दस्तखत करूंगा। रात को मास्टर जी ने आरव को घर पर बुलाया। आरव बेटा, मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों की कसम तोड़कर अपनी सरकारी नौकरी दांव पर लगाकर सेठ के असली कागजात की ये कॉपी निकाली है। अगर उसे भनक भी लग गई ना, तो वो मुझे और मेरे परिवार को गांव से निकाल देगा। वो बहुत खतरनाक आदमी है। मेरे हाथ कांप रहे हैं ये सोचकर। हाँ, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए श्यामलाल जी। आपका ये एक कदम आज पूरे गांव को उस भेड़िए से बचाएगा। मास्टर जी, इधर देखिए। इतने दिनों से जो बात मुझे खटक रही थी, वो सच निकली। सेठ जी ने चक्रवृद्धि ब्याज यानी कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के नाम पर गांव वालों के साथ बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। चक्रवृद्धि ब्याज? लेकिन गांव के लोग तो हमेशा साधारण ब्याज पर पैसे लेते हैं ना। ये चक्रवृद्धि ब्याज का खेल कब शुरू कर दिया उसने? सेठ ने इन सीधे साधे अनपढ़ किसानों के अंगूठे सादे कागजों पर लगवाए मास्टर जी। उसने उन्हें बिना बताए ब्याज की दरें दुगनी कर दी और साधारण ब्याज की जगह चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर मूल रकम को इतना बढ़ा दिया कि किसान जिंदगी भर बस ब्याज ही भरता रहे, मूल रकम तो कभी कम ही ना हो। गोपी काका का कर्ज असर में 5 साल पहले ही पूरा हो चुका था। आज वो जो भी अपना पेट काट कर सेठ को दे रहे हैं, वो सेठ की जेब में जा रहा हराम का पैसा है। हे भगवान, इसका मतलब ये लालची भेड़िया इतने सालों से पूरे गांव का खून चूस रहा है और हम अंधे होकर सब सहते रहे। आरव, हमें कल ही शहर जाकर पुलिस को सबूत देने होंगे। इसका खेल अब खत्म करना ही होगा। मैं शहर जाऊंगा मास्टर जी, लेकिन उससे पहले मुझे सेठ जी के खेत में अपना बीज का हिस्सा उगाना है। उनका गुरूर मिट्टी में मिलाना बहुत जरूरी है। 6 महीने बाद जमींदार को मंगला मिलता है। अरे ओ मंगला, आज शाम ढलने से पहले तेरे घर पर मेरे ताले होंगे। ऊपर का भी मेरा, नीचे का भी मेरा, सब मेरा है। सेठ जी, मैंने तो सुना है कि आरव ने खेत के चारों तरफ इतनी ऊंची बाड़ लगा रखी है कि आज तक किसी को अंदर झांकने तक नहीं दिया। छुप छुप कर, डर डर कर खेती कर रहा था बेचारा। आज तो इसके तमाशे का मजा मैं सबसे आगे खड़े होकर लूंगा सेठ जी। सुबह का सूरज चढ़ चुका था और अपने गुरूर में सीना ताने रघुनाथ सेठ आरव की फसल का तमाशा देखने उस खेत की तरफ निकल पड़ता है। अरे ओ मंगला, अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया या नहीं? या मैं अपने आदमियों को भेजूं तेरा सामान बाहर फेंकवाने? आज शाम ढलने से पहले तेरे घर पर मेरे ताले होंगे। तेरे उस पढ़े लिखे शहर से लौटे होशियार बेटे ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ऊपर का भी मेरा, नीचे का भी मेरा। उस बेवकूफ को कुछ नहीं मिलेगा आज, सब मेरा है। बिल्कुल सेठ जी, पिछले कई महीनों से हम लोग इस तरफ आए ही नहीं। मैंने तो सुना है कि आरव दिन रात इसी खेत की मिट्टी के साथ मिट्टी हो रहा था बेचारा। आज तो इसके तमाशे का मजा मैं सबसे आगे खड़े होकर लूंगा सेठ जी। चल लड़के, बहुत हो गया तेरा ये सस्पेंस और नाटक। हट सामने से और मुझे मेरा मुनाफा दिखा।
आज तो तेरा सारा बीज का हिस्सा मैं कौड़ियों के भाव खरीदूंगा और तुझे इसी खेत में जिंदगी भर के लिए अपना मजदूर बनाकर रखूंगा। दिखा अपनी फसल। इतनी भी क्या जल्दी है सेठ जी? आपका मुनाफा आपका ही इंतजार कर रहा है। बस अपनी गर्दन घुमाइए और खुद देख लीजिए अपनी आंखों से। अरे बाप रे सेठ जी, ये क्या है? ये गेहूं नहीं है, ये घास भी नहीं है, ये तो केले के पेड़ हैं। जी हाँ मुनीम जी, शर्त के मुताबिक इस पेड़ के सबसे नीचे होती हैं जड़ें, जो किसी काम की नहीं होती, वो सेठ जी की हुई। पेड़ के सबसे ऊपर होते हैं बड़े बड़े पत्ते, वो भी सेठ जी के हुए। और पेड़ के बीच में, बिल्कुल बीच में लगते हैं ये रसीले, मीठे और बाजार में सबसे महंगे बिकने वाले केले, जो कि मेरे हुए। ले जाइए सेठ जी, उखाड़ लीजिए अपनी जड़ें और पत्ते। तूने फिर मुझे धोखा दिया। ये चालबाजी है, ये फ्रॉड है मेरे साथ। ये केले मेरे खेत में उगे हैं, ये सिर्फ मेरे हैं। मैं तेरा कर्ज अभी और इसी वक्त दुगना कर दूंगा। चमन, जा हवेली से मेरी लाल किताब लेकर आ। आज मैं इस मंगला का घर नीलाम करके ही मानूंगा। किसी की हिम्मत नहीं है मुझे रोकने की। तभी अचानक इंस्पेक्टर महेंद्र आ जाता है। तुम्हें कोई किताब लाने की जरूरत नहीं है रघुनाथ। तुम्हारी उस लाल किताब का पूरा फॉरेंसिक ऑडिट हो चुका है शहर में। अब हिसाब तुम नहीं, कानून करेगा। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सेठ। महेंद्र जी, आप यहाँ कैसे? और ये ऑडिट कैसा? साहब ये लड़का, ये आरव झूठ बोल रहा है। मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की है आज तक। ये मुझे फंसा रहा है मेरी जमीन हड़पने के लिए। मैंने आपकी सारी फाइनेंशियल हेराफेरी का पर्दाफाश कर दिया है सेठ जी। आपने इन गरीब किसानों की मजबूरी और अनपढ़ता का फायदा उठाकर चक्रवृद्धि ब्याज का जो खौफनाक जाल बिछाया था ना, वो अब हमेशा के लिए कट चुका है। आज तक आपने जो भी जमीनें हड़पी हैं, वो सब गैर कानूनी है। महेंद्र जी, मेरी बात सुनिए एक बार। हम इसे आपस में सुलझा सकते हैं साहब। ये देखिए, ये लीजिए। आपको जितना चाहिए मैं दूंगा। मेरा सब कुछ ले लीजिए, पर मुझे। रघुनाथ सेठ उसे बहुत विनती करता है, परंतु वह नहीं मानता। आज तूने सिर्फ हमारा घर नहीं, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी और हमारा खोया हुआ सम्मान बचा लिया। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। मैंने तेरी पढ़ाई पर, तेरी उस समझदारी पर कभी विश्वास ही नहीं किया। मैं कितना गलत था। आज हमें समझ आया बेटा कि असली ताकत किसी सेठ की भारी तिजोरी में रखे पैसे में नहीं होती, बल्कि इंसान के दिमाग में रखी समझदारी और उसकी सही शिक्षा में होती है। तूने हम सबकी आंखें खोल दी। इस तरह आरव की समझदारी ने रघुनाथ सेठ के धोखे के साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। आरव ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास सही ज्ञान हो तो आप जिंदगी के किसी भी कर्ज और किसी भी चक्रव्यूह से आसानी से बाहर निकल सकते हैं।